डिफेंस सेक्टर के स्टॉक की एनालिसिस में आज का स्टॉक, जो कि हमारी सीरीज का सेकंड स्टॉक है फॉर द एनालिसिस, इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। समझते हैं सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं और देन विल लुक इनटू द कंपनीज के टेक्निकल्स क्या कहते हैं। तो हर स्टॉक के एनालिसिस को हमें इसी तरह से देखना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करती है, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर। अगर हम कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की ओर देखें, कंपनी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन एंड एयरक्राफ्ट, जिससे 46% रेवेन्यू आया है FY24 में। सर्विसेज को लेकर 47% रेवेन्यू जनरेट होता है और अदर रेवेन्यूज फ्रॉम वेरियस अदर एक्टिविटीज इज अराउंड 7%। क्लाइंटेल के बारे में बात करें तो कंपनी का हाई डिपेंडेंस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर। मतलब डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे कंपनी के पास में काफी लिमिटेड एवेन्यूज हैं। कंपनी होलली एंड सोलली एरोनॉटिक्स में ही डील करती है, अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम कंपनी के पास नहीं है। कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के पास में अच्छे खासे ऑर्डर्स रहते हैं हर FY के अंदर, एंड दैट्स अ गुड नंबर, इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस, जहां 82,000 करोड़ से 94,000 करोड़ पर पहुंचा फॉर FY24। विद दिस, क्या कंपनी R&D में expense out करती है? So the answer is yes. Company is very agile and definitely looking forward for the इन्वेस्टमेंट इन R&D डोमेन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंपनी के पास में अच्छे खासे हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी काफी कंपनी इनिशिएटिव्स लेती है और डिजाइन एंड डेवलपमेंट के काम चलते रहते हैं। और कोलैबोरेशन के नाम पे यस, कंपनी इज वर्किंग अराउंड। सो दिस लुक्स लाइक अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आज कंपनी का स्टॉक अराउंड 4,500 के लेवल पर है, जो कि अपनी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, काफी एक्स टाइम इंक्रीज में है। मतलब बुक वैल्यू कंपनी के स्टॉक की काफी कम है बुक्स में एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। When you talk about the market capitalization, 3,01,029 crore का यहाँ पर market capitalization is company का। With this, the company has decent return on capital employed and return on equity ratio. 38% is a good number, and return on equity is around 30%. Anything about 20 is highly appreciable. साथ ही कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो नल है, जीरो है। अब ये तो हुई कंपनी की फेस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट कैप क्या है, और ये कुछ रेशियोज जो काफी सारे लोग बात करते हैं वो इस तरह से दिख रहे हैं। बट हमें कंपनी की नर्व्स में जाना है और समझना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब आप ही इस चीज को जज कीजिए। सेल्स के नंबर, रेवेन्यू के नंबर क्या पॉजिटिव है, क्या ये ग्रो हो रहे हैं 24,000 से 26,000 से 30,000 से 32,000 एंड सो ऑन? यस, they are growing. With this, let's talk about the operating margin, operating profit of the company. And interestingly, जरा देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22%, 25, and now it is settled around 32%, which is a fantastic number. With this, when we talk about the net profit, कंपनी का नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं किसी पॉइंट को एम्फेसाइज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस पॉइंट को लेकर कि हाँ, आई फाइंड दिस वेरी सुपर इम्प्रेसिव, सो दैट सेम इज रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस कॉन्वर्सेशन। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करें तो डिविडेंड पे आउट कंपनी का स्ट्रांग है, और तभी आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्टिंगली काफी सारी पब्लिक की शेयर होल्डिंग है। कैसे, हम उसको एनालाइज करेंगे। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलमोस्ट 30% के आसपास सेटल है। With this, let's look into the balance sheet of the company. बैलेंस शीट में गौर करने लायक बात यह है कि कंपनी की इक्विटी में रिजर्व्स का प्रपोर्शन हर साल पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है, which is a good sign. And with this, the other liabilities are like also increasing, but the company doesn't have any big borrowings or debt, and that's why I said company ka debt equity ratio is zero, null, no debt, no obligation, no financial risk on the company. And the company has super impressive assets to balance the assets and liabilities side. Sounds great. Now let's talk about the cash flow of the company.
कैश फ्लो में आपको ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशन से एक पॉजिटिव कैश फ्लो मिलेगा, और नेट कैश फ्लो नेगेटिव है बिकॉज कंपनी ने इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की छोटी मोटी एक्टिविटीज समय समय पर करती रही है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोट्स की होल्डिंग यहाँ पर 71% है। एफआईआईज और डीआईआईज का काफी लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, और वहीं पब्लिक का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट डीआईआई के आसपास, दैट इज 7.97, या हम सिंपली कहें 8% के आसपास है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक शायद यहाँ से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस हाई रखती है। बट हम उस बात को नहीं नकार सकते कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग काफी तगड़ी है, काफी स्ट्रांग है। बट विद दिस लेट्स लुक इनटू द पेयर्स। अगर आज की तारीख में हम कंपनी के पीई की बात करें तो द पीई ऑफ द कंपनी इज 80.69. However, sorry, the median PE of the industry is 80.69. The PE of the company is 34.82, which is very less as compared to the median PE. अब ऐसा क्यों? समझने की कोशिश करें कि डिपेंडेंसी कितनी है कंपनी की अपनी रेवेन्यू जनरेशन को लेकर। देन ये सीजनल साइक्लिक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो बहुत सारी हम कह सकते हैं इसमें लिमिटेशंस हो सकती है, जिस कारण यहाँ पर एक पी लो है इस कंपनी का, दो द करंट मार्केट प्राइस इज सुपर हाई, सुपर exaggerated. With this, when we talk about the other important ratios, let's try to understand return on capital employed, जहाँ इंडस्ट्री का है 20%, कंपनी का है 39%, सुपर इम्प्रेसिव। विद दिस, अगर कंपनी के हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 28%, एंड द इंडस्ट्री रिटर्न ऑन इक्विटी इज जस्ट 14%। अगर फंडामेंटल्स को देखते हैं और समझते हैं तो ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है। इस बात को नहीं नकार सकते कि हाँ, कंपनी के पास में एज सच कोई ग्रेट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इस बात को नहीं नकार सकते कि कंपनी की डिपेंडेंसीज अपने रेवेन्यू जनरेशन को लेकर काफी है। बट हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। इस पर माय अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो लेट्स डीप डाइव इनटू द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड विच इज द टेक्निकल्स ऑफ द कंपनी। तो टेक्निकल्स पे हम चलते हैं, बट कुछ लर्नर्स का एक इंटरेस्ट रहता है कि आप न्यूज भी डिस्कस करें कई बार। तो डिफेंस स्टॉक में रैली है, हम सभी को पता है, और इसी कारण हमने डिफेंस स्टॉक की ये सीरीज चालू करी है। कंपनी के पास में अच्छे खासे रेवेन्यू से जनरेटेड रिलेटेड ऑर्डर्स आते रहते हैं, और कंपनी समय समय पे थोड़ा बहुत डिले कर देती है डिलीवरी देने में अपने स्टॉक्स की, और वो हो सकता है बिकॉज कैपेक्स ड्रिवन कंपनी है। सिमिलरली काफी सारी न्यूज है इस स्टॉक को लेकर मार्केट में, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर ही होनी चाहिए। चलते हैं हम सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर, और जो है कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। अब बहुत ही गौर से आप कंपनी के टेक्निकल्स को समझने की कोशिश कीजिए, और ब्रेक डाउन कीजिए कि वाकई में किस तरह से कंपनी के स्टॉक ने बिहेव किया है ओवर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और मंथ ऑन मंथ बेसिस। अगर हम 28 जून 2024 से स्टॉक की जर्नी देखें तो इस स्टॉक ने 5500 के लेवल से करेक्शन लेते 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 आते हुए करीब 31 जनवरी के दिन 4000 तक के लेवल पर टच किया, और उसके बाद से हम देख सकते हैं फरवरी ऑनवर्ड्स इस स्टॉक में अच्छी सेलिंग आई, 3100 तक के लेवल पे ये स्टॉक गया, और देन हम देख सकते हैं मार्च ऑनवर्ड इसमें एक रिवर्सल आने की कोशिश हुई है। फ्रेंड्स, स्टॉक में एंट्री या एग्जिट लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्टॉक के प्राइस एक्शन और बिहेवियर को समझना। तो आई वांट यू टू इन्वेस्ट योर इन टाइम, अंडरस्टैंड कि किस तरह से स्टॉक मूवमेंट कर रहा है, मार्केट के इमोशंस क्या हैं, जो कंप्लीटली आपको यहाँ कैंडल स्टिक्स में समझ आएंगे। अब रीसेंट मंथ की बात करें, 30 अप्रैल दैट इज 2025 को जो क्लोज हुआ है, वहां हम बात करें अगर, तो इस स्टॉक ने ओपन 4400 पे किया, स्टॉक ने लो 3820 रुपए का लगाया, स्टॉक ने 4660 का हाई लगाया, और अल्टीमेटली 4487 के लेवल पर स्टॉक क्लोज हुआ। अगर मई महीने की बात करें तो हाँ, मई में हम सभी को पता है कि काफी सारे भारत पाक से रिलेटेड टेंशन जो हम खुद
ऑब्जर्व कर रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं, उसके चलते स्टॉक में अच्छे फ्लक्चुएशंस हम यहाँ देखने को पा रहे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेना ये जरूरी हो जाता है, क्या ये स्टॉक के अंदर करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करनी चाहिए, या हमें इस स्टॉक के बिहेवियर को समझकर सही समय पर उस स्टॉक को परचेस करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम करते हैं कंप्लीट टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप वाकई में अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी जर्नी लर्निंग के लिए लेना चाहते हैं, तो आपको ये इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस करना जरूरी है। नाउ if you're interested to definitely strengthen your knowledge in regard to the market, I would highly recommend you कि आप इक्विटी इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स को समझे, बेसिक्स को समझे, और उसके लिए आई सजेस्ट यू टू डेफिनेटली गो थ्रू दिस कोर्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू बियॉन्ड, अगर आप वाकई में समझकर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर किस तरह के मूवमेंट्स हैं। कंपनी का स्टॉक अपने 5767 के लेवल से हाई लगाते हुए, करेक्शन लेते हुए करीब 3500 के लेवल से, नेक्स्ट हम कहें तो 3000 के लेवल से एक यू टर्न मारने की कोशिश कर रहा है। विद दिस कंपनी के वीकली बेसिस पे अगर हम पैटर्न्स देखें तो वीकली बेसिस पे क्या ऑब्जर्वेशंस बन रहे हैं। वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कंपनी में एक के स्टॉक में एक शॉर्ट रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज हुई है, जो कि इस तरह से है। लेट मी हाईलाइट इट। सो एक आप यहाँ वी टाइप का पैटर्न देखेंगे और आप देखेंगे बैक टू बैक यहाँ पर डिमांड जोन क्रिएट हो रहे हैं। बट विद दिस, इज इट राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक? According to me and my understanding, I never suggest to buy any stock on current market price unless you identify इस कंपनी के स्टॉक का नियरेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ है, कंपनी का कोइंसाइडिंग लेवल कहाँ है, और उसी के बाद में ही आपको एंट्री लेनी बनती है। तो जरा समझे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कंपनी ने यहाँ सप्लाई जोन बनाया है, कंपनी ने यहाँ भी सप्लाई जोन बनाया है, और आज इस स्टॉक की प्राइस इस सप्लाई जोन में आ गई है। अगर मैं डिमांड जोन की बात करूं तो मुझे डिमांड जोन यहाँ के लेवल पे मिलता है। अगर यहाँ के लेवल पे डिमांड जोन बैठा है तो मुझे करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेना नहीं बनती है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमने प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करके ही टारगेट डिफाइन करना है। हमें डेफिनेटली दिल्ली के टाइम फ्रेम पर जाकर ही एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करने होते हैं। तो सर माय अंडरस्टैंडिंग, हम करीब यहाँ के लेवल्स पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे इतना करेक्शन के लिए कौन रुकेगा? भाई, अगर मार्केट में कोई सामान महंगा मिल रहा है तो क्या आप उसके सस्ता होने का या सेल का वेट करेंगे? एग्जैक्टली exactly. या आप महंगी कीमत में बाय करेंगे और ये स्टॉक की प्राइसेस जब नीचे आएंगी तब तक फिर आप पछतावा करेंगे। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर अच्छा खासा पोटेंशियल बाइंग ऑर्डर्स का लगता है, बिकॉज यहाँ से ही स्टॉक ने इस तरह के मूवमेंट्स दिखाए हैं, राइट। जहां स्टॉक ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन में है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं उसे नहीं खरीदूंगी आज की तारीख में। So I believe that this is a quick understanding for this talk, very helpful to you. Do comment in the comment section what is the next talk which you would definitely like to know more about. अच्छा, दो मोर कहूँ या दो इम्पोर्टेंट चीजें अगर मैं आपको कहूँ कि ये कि इस वीक हम दो नए स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है कि आप सब अपना वक्त न्यूज को देखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो चॉइस अपनी जगह है, पर क्यों ना आप दो और स्टॉक की डीप डाइव एनालिसिस करें जिनमें मुझे काफी अच्छा पोटेंशियल दिखता है। एक है अतुल ऑटो लिमिटेड और दूसरा है न्यूलैंड लेबोरेटरीज। दोनों के स्टॉक की कंप्लीट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं और आइडेंटिफाई करने वाले हैं क्या वाकई में इनमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनती है, और अगर बनती है तो किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करनी है, उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम लेने वाले हैं। इस वीक में आप ये दो और वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल प्रो कैपिटलिस्ट,
hit the bell icon and stay tuned in for more information. See you soon in the next video.